तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कोई सामग्री या फिर स्टफ या फिर मटेरियल। फॉर एग्जांपल, ज्ञानचला.com पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, यानी कि स्टडी मटेरियल मिलता है। लेकिन इसी वर्ड कंटेंट को अगर मैं कंटेंट कहूँ, कंटेंट, तो इसका मतलब बदल जाता है। कंटेंट का मतलब होता है द स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतुष्टि। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही वर्ड है, लेकिन एक ही वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। जब आप उसको कंटेंट कहोगे तो ये एज ए नाउन यूज होगा, और जब आप इसको कंटेंट कहते हो तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होता है, वो एक प्रकार का एट्रीब्यूट होता है। तो जो कंटेंट वर्ड होगा वो हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। वैसे ही एक और वर्ड होता है इंग्लिश में, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? किसी का पीछा करना, किसी को हैरेस करना या परेशान करना। तो ये जो स्टॉक है, ये एज ए वर्ब यहाँ पर यूज हो रहा है। लेकिन स्टॉक का मतलब एक और होता है, वो है किसी पेड़ की डंठल या फिर पेड़ की डाली। तो यहाँ पर स्टॉक यूज हो रहा है एज ए नाउन। ऐसे वर्ड्स जिनके दो मीनिंग हो सकते हैं, दो से ज़्यादा अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ऐसे वर्ड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि वोकैबुलरी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसको यूज़ करके, मतलब ऐसी टेक्निक है जो कि आपका बहुत कम समय खाएगी। दिन के मात्र कुछ मिनट्स आपको देना है वोकैबुलरी के लिए। बट मैं आपको एक चीज़ इंश्योर कर सकता हूँ, कुछ ही महीनों में आपको, मतलब विद इन 1 मंथ और 1.5 और 2 मंथ्स आपको डिफरेंस दिखेगा वोकैबुलरी में, और आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बट उसके पहले ना, एक काम जो आप लोग कर रहे होगे वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए, उस काम को करना आपको किसी कीमत पे बंद करना होगा। वो काम क्या है? देखिए, मेरे पास है ना कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है सामने से कि वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं। जब आप पढ़ते हो कोई चीज़ को, तो वोकैबुलरी के जितने वर्ड्स आप इनकाउंटर होते हो, कई सारे वर्ड्स आप देखते हो, उन वर्ड्स को मीनिंग पता करके आप एक कॉपी में लिख लेते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, एक वर्ड आपने देखा, उस वर्ड को आपको समझ में नहीं आया, आपने डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखा, और उस मीनिंग को आपने एज इट इज़ कॉपी के अंदर लिख लिया, और उस कॉपी को आपने पूरा भर लिया। मतलब कि आपने 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, लोगों ने हज़ार वर्ड्स तक लिखे होते हैं वोकैबुलरी के। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। वोकैबुलरी को इंप्रूव करने का ये तरीका नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं, ये तरीका तो है ही नहीं, बट ये तरीका खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, वो सारे वर्ड जो कि मल्टीपल मीनिंग्स रखते हैं। कोई एक वर्ड होगा जो एज ए नाउन यूज होगा, वही वर्ड एज ए वर्ब कहीं और यूज होगा, और वही वर्ड एज एन एडजेक्टिव कहीं और यूज हो सकता है। तो एक ही वर्ड आप नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या वर्ब की तरह यूज कर रहे हो। दैट मीन्स अगर आपने किसी वर्ड का मीनिंग लिख लिया कॉपी के अंदर, और आपने एज ए नाउन वाला लिखा और एग्जाम में उसको वर्ब की तरह पूछा गया है, तो पूरी पॉसिबिलिटी कि आप उस क्वेश्चन को गलत करके आओगे। ठीक है, तो ये जो काम अगर आप करते हो कि आप मीनिंग्स को देखते हो, पढ़ते पढ़ते, और मीनिंग्स को आप किसी कॉपी में लिख लेते हो और उसको फिर बाद में मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो, ये सबसे खराब तरीका है वोकैबुलरी तैयार करने का। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे शानदार तरीका क्या है? ऐसा तरीका जिससे कि हमारी वोकैबुलरी फुल प्रूफ हो जाए। ऐसा तरीका जिससे कि हम वोकैबुलरी वाले पार्ट में, हमारा कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करें, वोकैबुलरी वाले पार्ट में हम फुल मार्क्स स्कोर करें। बट उससे पहले ना फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जब तक आप इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे ना, आप जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, जो टेक्निक बताने वाला हूँ, उसको आप डेडिकेटेडली फॉलो नहीं करने वाले हो। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस में लिखते हैं, ये बोलते हैं कि क्या हम वोकैबुलरी को स्किप कर सकते हैं, और अब जो टाइम हम वोकैबुलरी में ख़राब कर रहे हैं उसको हम कहीं और यूज़ करें। क्योंकि वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, नो डाउट, और फिर उसमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है, हम स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सवाल कहीं ना कहीं कुछ हद तक जेन्युइन भी लगता है कि भाई बहुत टाइम खाता है वोकैबुलरी, और कितना भी पढ़ लो आपको लगता है कि आपको कई सारे वर्ड्स पता ही नहीं है, क्योंकि ये समुंदर है। ठीक है, बट एक चीज़ जो आप गलत बोल रहे हो कि आपको उसको छोड़ दो, तो छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना, आप सुनो। एग्जाम के अंदर देखिए वोकैबुलरी कहाँ कहाँ पूछी जाती है और आप कितने मार्क्स का वेटेज रखती है, ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब पे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वोकैबुलरी जैसे हम बात करें स्पेशली एसएससी सीजीएल की, तो टियर 1 और टियर 2 में डायरेक्ट वोकैबुलरी कहाँ पूछी जाती है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। जब सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड के 4 ऑप्शंस होंगे, या तो आपको सिमिलर वाला देखना है या फिर अपोजिट वाला देखना है। तो इस ऐसे केस में ना आपको 5 वर्ड्स की मीनिंग एक साथ पता होना चाहिए। एक तो वो जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया है उसका मीनिंग क्या है, और इसके अलावा 4 ऑप्शन जो हैं उन चारों का आपको इंडिविजुअल लेवल पे मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जाकर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सिनोनिम एंटोनिम्स का जो वेटेज है ना आपके एग्जाम में, वो
टीयर 1 टीयर 2 मिला करके लगभग 10 नंबर का होता है, कम से कम 10 मार्क्स का तो आता ही आता है। तो ये आपके 10 नंबर पक्के पकाए होते हैं जिसको आप छोड़ के आ जाते हो। लेकिन इसके अलावा दोस्तों और भी पार्ट्स हैं इंग्लिश में जिसमें वोकैबुलरी आपकी टेस्ट की जाती है। जैसे कि क्लोजर टेस्ट होता है, वहाँ पर कई सारे फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको वोकैबुलरी का वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप उसको आंसर नहीं कर सकते, तो वहाँ भी आपकी वोकैबुलरी टेस्ट होती है और क्लोजर टेस्ट का भी वेटेज अच्छा खासा होता है। इसके अलावा पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस होते हैं या स्पॉटिंग द एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर भी कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स आपको आना ही चाहिए। मतलब इंग्लिश के किसी वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस। देखिए पिछले 2-3 सालों के पहले तक ना क्या होता था, जो कॉम्प्रहेंशन पैसेज आते थे वो बड़े सिंपल से आते थे। मतलब आपको अगर कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस आज से 2-3 साल पहले से तक सॉल्व करना है तो वो कैसे आते थे, आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद में आपको बहुत आसान हो जाता था पैसेज में से आंसर्स निकालना। और 99% स्टूडेंट्स यही ट्रिक अपनाते थे कि पहले पैसेज को ना पढ़ते हुए पहले क्वेश्चंस पढ़ते थे और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पैसेज को पढ़ते थे तो आंसर्स आसानी से निकलते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, कॉम्प्रहेंशन पैसेज जैसे आते हैं उनका लेवल थोड़ा उठा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्पिटिशन मार्केट में बढ़ा है, बच्चे अब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस का लेवल बढ़ा दिया गया है। और लेवल कैसे बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड डाल दीजिए वोकैबुलरी के जिनके मीनिंग्स आपको ना पता हो। अगर आपने वोकैबुलरी अच्छी कर ली है अपनी तो आपको कॉम्प्रहेंशन पैसेज वाले पार्ट में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके अलावा आपको कहाँ बेनिफिट मिलता है। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हो टीयर 3 जो होता है, राइटिंग जब आप करते हो अच्छी, तो उसमें अगर आप वोकैबुलरी के कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करते हो जो कि जनरली लोग यूज़ नहीं करते, मतलब जनरल राइटिंग में जो लोग नहीं यूज़ करते हैं, वो अगर आप लिखते हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है एग्जामिनेशन में। क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना टीयर 3 एग्जाम, उसमें आपकी 2 चीज़ें चेक होती है। एक तो आप जो भी टॉपिक पे आपको लिखने का कहा गया है, कोई टॉपिक पे आपको ऐसे लिखने का कहा गया है, उस टॉपिक की नॉलेज आपकी कितनी है, तो नॉलेज वो चेक करेगा एग्जामिनर। और इसके अलावा जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो उस लैंग्वेज पर आपकी कितनी कमांड है उसको भी एग्जामिनर चेक करता है। अब जनरली क्या होता है ना दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, घिसे पेटे वर्ड्स ही लिख देते हैं। घिसे पेटे जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, जो कॉमन यूज़ होते हैं इंग्लिश में, जो कि आसानी से सबको पता होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को बच्चे लिखते हैं और एग्जामिनर को पता होता है कि किसी बच्चे का क्या लेवल है। जैसे ही आपने अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया वोकैबुलरी में, मतलब कि जो अप्रोप्रिएट वर्ड जहाँ यूज़ होना चाहिए उसको आपने यूज़ किया, तो इससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है। वो सीधी सी बात है, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, अगर वो आपकी राइटिंग स्किल्स से और आपके वोकैबुलरी से इंप्रेस हो गया तो आपको डेफिनेटली वो ज़्यादा मार्क्स देगा ही देगा। तो वोकैबुलरी इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इतनी जो कहानी सुनाई है इसलिए सुनाई है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वोकैबुलरी इंप्रूव करना कितना इंपॉर्टेंट है। और लास्ट एक और चीज़ जहाँ पर आपकी वोकैबुलरी बहुत कम आपको आने वाली है वो है रीजनिंग। अब आप सोचो कि रीजनिंग में कहाँ से वोकैबुलरी, वो तो इंग्लिश का हिस्सा होता है। जो सिलोजिज्म वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपको ये बताया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि इंडिया इंडियन तो अमेरिका का क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में। तो यहाँ पर भी आती है आपकी वोकैबुलरी यूज़। कैसे? देखो एक क्वेश्चन एक्चुअली आ चुका है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। एक क्वेश्चन था ऐसा, स्पेन स्पेनिश तो पोलैंड, पोलैंड का क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन से, और आपका जो आंसर होगा वो है पोल, पोलैंड का होगा पोल। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में रहने वाले को अगर इंडियन कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अगर अमेरिकन कहते हैं, तो पोलैंड में रहने वाले को पोल कहते हैं। ठीक है, जबकि जो ये पोल वर्ड है इसके और भी कई सारे मीनिंग्स हैं। इस पोल का वर्ड मतलब क्या होता है, खंबा, जिसमें कि आप अपना फ्लैग लगाते हो, झंडा लगाते हो, उस खंबे को भी हम पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल को भी पोल कहते हैं, बट पोल का मतलब ये भी होता है जो पोलैंड में रहने वाला होता है उसको हम पोल कहते हैं। तो इस प्रकार से ना आप सोच भी नहीं सकते हो कि वोकैबुलरी आपके कहाँ कहाँ काम आ सकती है और कैसे कैसे काम आ सकती है। इसलिए वोकैबुलरी को छोड़ने की आप सपने में भी सोच मत लेना। ठीक है, अब हम आते हैं टेक्निक के ऊपर। वो क्या टेक्निक अपनाई जाए जिससे कि वोकैबुलरी हमारी कुछ ही दिनों में इंप्रूव होने लग जाए और कुछ मिनट्स हमारे दिन के हमें देना पड़े। देखिए अब आप ना थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा टेक्निक क्या है। जब आप कुछ भी रीड करते हो, कोई भी आर्टिकल आप रीड करते हो किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में या कहीं पर भी, आप जब कुछ पढ़ते हो तो आपको समझ में आ रहा होता है कि वो आर्टिकल क्या बोल रहा है। जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको ये पता चल जाता है कि जो आर्टिकल लिखने वाला राइटर है ये आपसे क्या कहना चाहता है। लेकिन होता क्या है, पढ़ते पढ़ते थोड़ी ही देर में एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है। और ये हर किसी के साथ होता है, सबके साथ होता है। जो कंसंट्रेशन आपका टूटता है ना, उसका मेजर कारण क्या होता है
कि जब आप पढ़ रहे होते हो उस आर्टिकल को, तो पढ़ते पढ़ते अचानक से सामने एक ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है। समझ पा रहे हो? आपको कंसंट्रेशन टूटा ही इसलिए, क्योंकि मेरे साथ भी होता था, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है, एक जनरल ग्रामर जो होती है वो हर किसी को समझ में आती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते अगर वोकैबुलरी का कुछ ऐसा वर्ड आ गया जिसका मीनिंग अगर हमें नहीं पता है, तो हमें किसी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आएगा। तो अब आपको करना क्या है, जब भी ऐसा हो, जब भी आप कुछ पढ़ते हो आर्टिकल में, डेफिनेटली मान लीजिए एक आर्टिकल आपने पढ़ा जिसमें 100 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स के आर्टिकल में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 वर्ड ऐसे निकले जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सर्कल बना लें, उस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लें, उस पर्टिकुलर वर्ड को, उसका मीनिंग आप देखेंगे डिक्शनरी में, और आप वो मीनिंग देखेंगे जो कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस के कंटेक्स्ट में लिखा गया है, मतलब कि उस पैराग्राफ में जो मीनिंग फिट हो रहा है, उस मीनिंग को लिख करके उसी आर्टिकल के आसपास आप उस मीनिंग को लिख देना। और ऐसे जितने भी वर्ड्स आप एनकाउंटर करते हैं उस पर्टिकुलर आर्टिकल में, उन सभी के मीनिंग्स आप उस पैराग्राफ के आसपास कहीं लिख सकते हो, चाहे वो वर्ड वर्ब की तरह यूज़ किया गया हो, चाहे नाउन की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह। और अब ध्यान रखना, आपको कोई कॉपी नहीं बनानी है, किसी भी कॉपी में आपको ये वर्ड मीनिंग नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उसी पैराग्राफ के आसपास ही लिखना है, जो भी न्यूज़पेपर है या मैगजीन है आपकी पर्सनल या फिर बुक है, जो भी है। अब एक वो पर्टिकुलर आर्टिकल है, पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपने सारे वर्ड लिख लिए, सारे वर्ड्स की मीनिंग आपने पता लगा लिए, उसके बाद आप वापस से उस पैराग्राफ को पढ़िए, ताकि आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाए कि उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप क्या करिए, उस पैराग्राफ का, उस आर्टिकल का फोटोग्राफ लेके रख लो। स्मार्टफोन आप सबके पास होते हैं, नॉर्मल कैमरा सबके पास होता है, उसका फोटोग्राफ ले लो। मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ में 5 या 6 वर्ड्स भी हैं, तो उसका फोटोग्राफ लेके अपने पास रख सकते हो। अब ऐसे ही आपको और भी आर्टिकल्स पढ़ना होंगे, अलग अलग सोर्सेज से आप आर्टिकल उठाओ और उनको पढ़ना शुरू करो, और आपको ऐसे टोटल कितने वर्ड्स करना है, मिनिमम 50 वर्ड्स एवरी डे। ऐसे 50 वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता लगा के उसी पैराग्राफ में, उसी आर्टिकल के आसपास लिख देना है, और सब के आपको इंडिविजुअल लेवल पे फोटोग्राफ लेके रखना है अपने फ़ोन में। अभी फ़ोटो जो लेने का आपको कह रहा हूँ ना, इसको आपको हमेशा के लिए नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि आपको साल भर तक ये फ़ोटो संभाल के रखना है। इसका आपको करना क्या है, आपने एक दिन में सारे आर्टिकल्स पढ़े, आपने 50 अलग अलग वर्ड्स के आपने मीनिंग पता किए, और आपने अपने फ़ोन में उसके फ़ोटो ले लिए। अब आप क्या करोगे ना, अगले दिन अपने फ़ोन में ही वापस से उन्हीं पर्टिकुलर सेंटेंसेस को पढ़ो अपने फ़ोन में, जिन सेंटेंस के बीच में वो वर्ड था जिसका मीनिंग आपको नहीं पता। समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा करने से क्या होगा ना, आपने उस वर्ड का मीनिंग तो पता लगा लिया, लेकिन उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उस वर्ड का क्या मीनिंग है वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, आप कभी भी लैंग्वेज जो बनती है ना, वो सेंटेंसेस से मिलके बनती है। एक वर्ड अपने आप में कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन उसी वर्ड को किसी सेंटेंस में डाला जाए तो उसका एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में मीनिंग निकल के आता है। तो हमें किसी भी कंटेक्स्ट में मीनिंग पता लगाना है। तो ऐसे जो अलग अलग 50 वर्ड्स अगर पकड़ लें या फिर 50 सेंटेंसेस की बात कर लूँ, आपको क्या करना है, जो आपने प्रीवियस डे, बीते हुए कल में जो आपने 50 वर्ड्स के फोटोग्राफ लिए हैं 50 सेंटेंस के साथ में, उन 50 सेंटेंस को आपको फिर से रिवाइज करना है, देखना है, पढ़ना है। जस्ट पढ़ने की कोशिश करना, मेमोराइज मत करना। आप ये समझने की कोशिश करना कि सेंटेंस में इस वर्ड का क्या मतलब है। और इसी रिवीजन के साथ आप वापस से नए वाले 50 वर्ड्स तैयार करेंगे। जैसे कि आपने नए वाले वर्ड्स पढ़े, नया आर्टिकल निकाला, नया पैराग्राफ निकाला, वो वापस से नए वर्ड्स रिवाइज करेंगे। अब क्योंकि आपने प्रीवियस डे में वो सारे वर्ड्स पढ़े हुए और वापस से आज उसको रिवाइज कर रहे हो आज के दिन, तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि आपको वो लगभग सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। इसके बाद जो पुराने दिन के जो 50 वर्ड्स के फोटोग्राफ्स थे, उनको आज आप डिलीट कर सकते हो। और देखो, ये बहुत ज़्यादा फोटो नहीं होंगे। जैसे कि एक आर्टिकल आपने लिया कि आर्टिकल में मान लो 8-9 वर्ड्स हुए, 10 वर्ड्स भी हुए, और ऐसे 5 आर्टिकल भी आपने अलग अलग पढ़े, तो 4-5 फोटो या 6 फोटो आपको एक दिन में लेना है। उन फोटो मैं एक्चुअली फोटो लेने का इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप ज़्यादातर समय अपने फ़ोन में बिताते हो, बहुत सारा टाइम आप फ़ोन में स्पेंड करते हो। तो फ़ोन में कोई काम हम करते हैं ना, तो उस काम की हमें एक्चुअली वैल्यू होती नहीं है, लेकिन जो टाइम हम देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रोडक्टिव भी हो सकता है। फ़ोन के अंदर आपने अपने दिन भर का आपने 4-5 मिनट निकाले, 10 मिनट निकाले, और उन सारे वर्ड्स को पढ़ लिया आपने एक बार, सारे सेंटेंसेस को पढ़ लिया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने एफर्ट लगाया, और आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती चली जाएगी। तो ऐसा आपको डेली करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीते हुए कल के 50 वाले रिवाइज करना और नए वाले 50 और पढ़ना। बीते हुए कल के जो रिवाइज करने के बाद में उसको 1-2 बार, दिन में 2-3 बार रिवाइज कर लो, और रात को सोने से पहले वो सारे फोटोग्राफ डिलीट कर दो और नए वाले के फोटोग्राफ ले लो। फिर अगले दिन फिर से रिवाइज करना और उसको नए वाले फिर से पढ़ना। ऐसा आप करोगे तो ऑलमोस्ट 1500 से के आसपास वर्ड्स आप महीने में रिवाइज कर चुके होंगे, जो कि जेन्युइन होंगे।
जिन वर्ड्स का आपने एग्जैक्टली मतलब समझा होगा और आपने ये भी समझा होगा कि कोई भी वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है। अब ऐसा करने में दोस्तों आपके दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, जैसे मैं आपको कहा कि आप आर्टिकल्स पढ़ो। अगर आप 50 वर्ड कलेक्शन करने के लिए आर्टिकल्स पढ़ोगे अलग अलग, तो आपका बेनिफिट ये हो रहा है कि आपकी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव हो रही है और साथ ही साथ आप वोकेबलरी के वर्ड भी सीखते चले जा रहे हो। तो दोनों का मल्टीपल बेनिफिट है। इस पूरे काम को अगर दिन भर में आप 45 मिनट्स भी कर लो, या फिर जैसा आपकी कैपेसिटी है, अगर आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, आप स्लोली पढ़ते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगता। और अगर आप इस टेक्निक को कंसिस्टेंटली यूज़ करते हो, मतलब कि लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है। और यही रिजल्ट जो है ना आपको एग्जाम के मार्क्स में के रूप में दिख जाएगा। जब आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे इंग्लिश का, तो आपका जो इंप्रूवमेंट है वहाँ पर आपको दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये टेक्निक आप फॉलो करोगे, और उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, टेक्निक अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ज्ञानशाला.com पर आप जाकर देख सकते हो। यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।